इमेजिन कीजिए दो दोस्त हैं, एक ही बेंच पर बैठते हैं, एक ही किताब पढ़ते हैं और पूरे जुनून के साथ एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं। रिजल्ट का दिन आता है तो एक के आते हैं 80% मार्क्स और दूसरे के 50%। लेकिन जब सिलेक्शन होती है तो 50% वाले का नाम लिस्ट में टॉप पर आता है और 80% वाला बाहर खड़ा रह जाता है। अब ये सुनकर आपके दिमाग में क्या आएगा? अनफेयरनेस, इनजस्टिस या शायद गुस्सा? लेकिन ये मेरी खुद की बनाई कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है हमारे आज के इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जहां मेरिट से ज्यादा कई बार ये मैटर करता है कि आप किस जात से हैं, किस समाज से हैं, आपका सरनेम क्या है। रिजर्वेशन सिस्टम के 75 साल पूरे होने के बाद आज देश की बहुत बड़ी आबादी का एक सवाल है कि क्या ये सिस्टम देश को सही दिशा में ले जा रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार को रिजर्वेशन का फायदा मिलते रहना, क्या ये उन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं है जो सिर्फ कुछ नंबर से पीछे रह जाते हैं? कई पीढ़ियों तक रिजर्वेशन देने के बावजूद अगर देश में जातिवाद खत्म नहीं हुआ है, अगर वो फैमिलीज अपलिफ्ट नहीं हुई हैं, तो आखिर और कितनी पीढ़ियों तक रिजर्वेशन चलती रहेगी? आज की इस वीडियो में हम आरक्षण के रिलेटेड हर मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके मन में एक सवाल बनकर बैठा है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। रिजर्वेशन की बात जब भी आती है तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ी? हिंदुस्तान में जाति के आधार पर आरक्षण जरूरत नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। आजादी से पहले जाति व्यवस्था के नाम पर देश की एक बहुत बड़ी आबादी के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। चुनिंदा कास्ट के लोगों को गाँव के अंदर रहने की इजाजत नहीं थी ताकि उनकी परछाई कहीं अपर कास्ट के ऊपर न पड़ जाए। वो लोग कुएं और तालाब से पानी नहीं पी सकते थे, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। तो इसीलिए आजादी के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी इनइक्वालिटी, कि इस देश में हर समाज के इंसान को बराबर का अधिकार मिले, कोई जाति के आधार पर ऊंचा या नीचा ना हो। और इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में SC और ST समाज के लोगों के लिए रिजर्वेशन रखी ताकि सदियों से जो लोग पीछे रखे गए हैं उन्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल सके। अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से तैयार किया, यानी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 1951 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की कुल आबादी थी 36 करोड़, जिसमें 5 करोड़ थे SC समाज के लोग और 2 करोड़ ST समाज के, यानी देश की आबादी का कुल 20% हिस्सा। और इसी के हिसाब से शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% रिजर्वेशन फिक्स की गई। टोटल 22.5% कोटा ताकि इन्हें पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में, गवर्नमेंट जॉब्स में और हायर एजुकेशन में एक बराबर का प्लेटफॉर्म मिल सके। लेकिन यहीं पर एक सवाल था कि आखिर कब तक? कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अंबेडकर ने कहा था कि 10 सालों बाद इस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही जरूर थी, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 334 में अंबेडकर ने लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन के लिए 10 साल की लिमिट रखी थी। 10 साल के बाद अगर सरकार को लगा कि इसकी जरूरत नहीं है तो सरकार इसे हटा देगी। लेकिन 1960 से लेकर आज तक हर सरकार ने पॉलिटिकल अमेंडमेंट करके इसे बढ़ाया है। आर्टिकल 15 और 16 जिसमें जॉब्स को रिजर्वेशन दी गई है, इन आर्टिकल्स में रिजर्वेशन को हटाने की कोई भी लिमिट नहीं है। यानी ये रिजर्वेशन का सिस्टम जो जॉब्स और हायर एजुकेशन में है ये ऐसा ही चलता रहेगा। आजादी के बाद SC और ST समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा था, लेकिन एक और समाज था जिसे रिजर्वेशन की सख्त जरूरत थी। तो इसके लिए मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट 1979 में एक कमीशन बनाती है BP मंडल की अध्यक्षता में, जिसका काम था सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को ढूंढना। ये कमीशन 10 साल के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें पता चलता है कि इस देश की 52% पॉपुलेशन OBCs हैं, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इस रिपोर्ट के सबमिट होने के 10 सालों बाद प्रधानमंत्री VP सिंह इसे इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें देश के 52% OBCs को 27% रिजर्वेशन दी जाती है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जब 1950 में SC और ST समाज के लोगों को रिजर्वेशन दी गई थी तब वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दी गई थी, यानी जितने % आबादी उतनी रिजर्वेशन। तो जब मंडल कमीशन ने यह बताया कि देश की 52% आबादी
ओबीसीज की है तो उन्हें 52% रिजर्वेशन क्यों नहीं मिली? तो इसका जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 1963 में एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में ये तय कर दिया था कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी टोटल रिजर्वेशन जो इस देश में दी जाएगी वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। और 1992 में मंडल कमीशन केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया था कि इस देश में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को छोड़कर आज हमारे देश में टोटल कितने परसेंट रिजर्वेशन है? 59.5%। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकती। तो ये एक्स्ट्रा 10% कहां से आ गई? तो ये 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन आई 2019 में, जो जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लाई गई थी, जिसे हम सब EWS के नाम से जानते हैं। तो इस सब को मिलाने के बाद जो हमारा रिजर्वेशन कोटा दिखता है उनमें 15% रिजर्वेशन SC को, 7.5% ST को, 27% OBC को और 10% OBC को, और ये ऐड करके बनता है 59.5%। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली वीक नहीं है, वो स्टूडेंट पूरे देश के साथ कंपीट करेगा सिर्फ 40% सीट्स के लिए, और ये बची हुई 40% सीट्स भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व नहीं है। अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के नंबर अच्छे हैं तो वो ओपन कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट कभी भी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता। उस कैटेगरी के स्टूडेंट के नंबर चाहे जितने भी कम हो, उन्हें सिलेक्शन मिलेगी। यानी जो असली कंपटीशन हमारे देश में होता है वो सिर्फ 40% सीट्स के लिए होता है। आप यूपीएससी का एग्जांपल ले लीजिए। 13 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। यूपीएससी का अगर प्रीलिम्स ही क्लियर करना हो तो उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 200 में से 88 मार्क्स चाहिए, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सिर्फ 74। सेम एग्जाम, सेम पेपर, लेकिन अलग अलग फिनिश लाइन। अगर रिजर्वेशन सिस्टम का मकसद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है और 75 साल रिजर्वेशन मिलने के बावजूद अगर हमारी सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ है, तो हम इसे सिर्फ रिजर्वेशन से कभी ठीक नहीं कर सकते। आप बिना किसी टाइमलाइन के, बिना किसी प्लानिंग के रिजर्वेशन को बढ़ाते चले जाओगे तो डिस्क्रिमिनेशन ऐसे कभी खत्म नहीं हो सकता। कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि वो लोग अभी भी रूरल एरियाज में रहते हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती उन्हें, स्कूल्स की हालत इतनी खराब है, तो इसीलिए उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ पर सवाल है कि क्या ये प्रॉब्लम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फेस नहीं करनी पड़ती? गांव में चाहे SC समाज का स्टूडेंट हो या जनरल कैटेगरी का, दोनों स्टूडेंट्स को सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ रिजर्वेशन को खत्म करने की बात नहीं कर रहे। हमारी बात ये है कि जो फैमिलीज ऑलरेडी 3-4 बार रिजर्वेशन का फायदा ले चुकी हैं, जो फैमिलीज अपलिफ्ट हो चुकी हैं, अब उनको रिजर्वेशन मिलना किस हद तक सही है? अब होता यह है कि जो लोग रिजर्वेशन का 1-2 बार फायदा ले चुके हैं, उनकी फैमिलीज अपलिफ्ट हो चुकी हैं, अब आगे उनके बच्चे अच्छे बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती हैं, वो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाकर तैयारी करते हैं। लेकिन जब कंपटीशन की बारी आती है तो रिजर्वेशन जिंदाबाद। अब उस समाज के गांव में रहने वाले बच्चे के बारे में सोचिए जिसके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, उसे इस रिजर्वेशन की असली जरूरत थी, पर क्या उस बच्चे को इस रिजर्वेशन का फायदा मिला? रिजर्वेशन जो हमारे देश में इक्वालिटी लाने के लिए लाई गई थी, वो अब एक अलग राह पर निकल चुकी है। अब लोग इस बात के लिए लड़ते हैं कि हमारी कास्ट को भी SC, ST या OBC में डालो, और पॉलिटिशियंस भी रिजर्वेशन को एक नया टूल बनाकर यूज करने लगे हैं। जहां से वोट चाहिए उन्हें अलग सी 10% रिजर्वेशन दे दो और बस आप इलेक्शन जीत जाओगे। और कुछ हैं कि जो इस 59.5% की रिजर्वेशन को और बढ़ाना चाहते हैं। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे, और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। अगर ये सभी करना है तो मेरिट और कंपटीशन जैसी चीजें सिर्फ नाम की रह जाएंगी। एक काबिल इंसान के बजाय वो इंसान फैसले लेगा जो एक स्पेसिफिक जात में पैदा हुआ है, और जिस देश में जात के हिसाब से हायरार्की को सेट किया जाएगा तो वो देश कभी डेवलप नहीं हो सकता। हमें डेवलपमेंट चाहिए चाइना जैसी, लेकिन चाइना में इंजीनियर्स रिजर्वेशन से सिलेक्ट नहीं किए जाते, वहां पर प्रॉपर मेरिट सिस्टम से इंजीनियर्स को सिलेक्ट किया जाता है। और अगर इसी तरीके से रिजर्वेशन को एक पॉलिटिकल टूल बनाकर यूज
यूज करते रहे तो ना कभी ये देश डेवलप होगा और ना कभी इस देश में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी। तो ये थी हमारी वीडियो इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम अगली वीडियो भी इसी के रिलेटेड लाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या कास्ट से एक इंसान की इंटेलिजेंस डिसाइड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।